स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है, जिसे शॉर्ट में जीओसी भी बोलेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अदर्स ऑल सब्जेक्ट से डिफरेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब उन पॉइंटों को अगर हम माइंड में रखते हैं तो हम इन फ्यूचर केमिस्ट्री को अच्छे से समझ सकते हैं। तो उन पॉइंटों को हम लिखने से पहले 2 लाइन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कहना चाहेंगे। I have no idea where people get the idea that organic chemistry is memorization. What I don't even know what you would even memorize. Anyone that tells you organic chemistry requires lots of memorization is seriously misinformed, because organic chemistry is totally based on conceptual base. अब बात करेंगे हमें वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले हमें माइंड में रखने चाहिए। पहला पॉइंट है हमारा हैव अ डिजायर टू लर्न, नेवर क्रैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा पॉइंट है हमारा रीड केयरफुली, नेवर स्किप टॉपिक्स। हमें केयरफुली रीड करना चाहिए और कभी भी कोई टॉपिक को स्किप नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, लर्न द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वी नीड अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। we need do a lots of practice problems। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेस फ्री। हमें स्ट्रेस फ्री माइंड से केमिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। अब आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक कौन कौन से हैं। पहला टॉपिक है हमारा बेसिक्स। दूसरा पॉइंट है हमारा डिग्री ऑफ कार्बन्स। थर्ड पॉइंट है हमारा डिग्री ऑफ अल्कोहल एंड एमीन्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम ये आपके 4 पॉइंट को कवर करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा बेसिक्स। अच्छा, बेसिक्स मीन्स जो केमिस्ट्री होती है वो कितने टाइप की होती है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज, वो क्या हैं? एनिमल और एंड प्लांट। ठीक है, ये हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से मिलती है? ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज मिनरल्स एंड गैसेस। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वर्जीलियस। कौन थे? वर्जीलियस। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सीधे सीधे कहने का मतलब ये था इनका कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनकी बात को फेल करने के लिए एक आए साइंटिस्ट, उनका नाम था वॉलर। ठीक है, उनका क्या नाम था? वॉलर। वॉलर ने कहा कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। इसके बाद जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था वॉलर। इन्होंने कहा था इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज possible to convert inorganic compound into organic compound। भाई इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया। एग्जाम्पल क्या दिया? NH4CNO, जानते होंगे क्या है? अमोनियम साइनाइड। इससे इन्होंने क्या बनाया था? इससे इन्होंने जब हीट करा तो यूरिया बनी थी। यूरिया का फार्मूला आपको पता ही होगा, नाच दो CO नाच दो NH2CO NH2। तो इन्होंने हैंस प्रूव कर दिया कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो उसके बाद से आज तक लगभग 22 लाख से भी अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन तो गए, उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करें। बात रिप्रेजेंट करने की आई। ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे करें? जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम, कोई हमने ले लिया मॉलिक्यूल CH3CH2OH। अब ये है किसका फार्मूला? इथाइल एल्कोहल। अब इसे हम अदर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हम इसे ऐसे कर सकते हैं CH2CH2OH। अब इस पर हम लोन पेयर भी दिखा के कर सकते हैं। लोन पेयर दिखा दी भाई हमने इस पर। और इसे हम बॉन्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओपन
करके भी लिख सकते हैं। ये हमारा इस पर लोन पेयर दिखाएंगे, ये हमारा H हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ये इसकी फॉर्म है, अदर फॉर्म है, ठीक है। अब इसे हम डायरेक्टली C2H5OH भी लिख सकते हैं, एक इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसे हम एक बॉन्ड लाइन में भी लिख सकते हैं। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो मेथ एथ, और यहाँ पे आपका OH लगा हुआ है, तो एक तो आपकी ये फॉर्म हो जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये तो बात हुई हमारी रिप्रेजेंटेशन की। अब बात करेंगे हम व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये कुछ ज़्यादा बेसिक टर्म्स हैं जो कुछ स्टूडेंट्स को पता होंगी और कुछ को नहीं भी पता होगा कि रियली ये होता क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेशन में लिख लेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is a study of almost carbon containing compound। अब कार्बन कंटेनिंग ही कंपाउंड क्यों? हम इसमें कार्बन कंटेनिंग ही कंपाउंड की स्टडी क्यों करते हैं? बिकॉज it have a catenation property। catenation property। अब catenation properties क्या होती है? it is a सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा रखता है, कार्बन से कार्बन की अटैच होने की जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताएं, वाई कार्बन फॉर्म्ड कोवैलेंट बॉन्ड। oblique and why it not to make a ionic bond। जो हमारा कार्बन होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों फॉर्म करता है और आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है? तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों फॉर्म करता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, इसके लिए कुछ केसेस देखने पड़ेंगे, 3 केसेस। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म करता है। आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या होता है? आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? तो आयनिक बॉन्ड के लिए क्या होता है? टू मेक a ionic bond either need a gain of electron or either need a loss of lose of इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या होता है कि या तो कोई एटम होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को गेन को लूज करे या उनका लॉस करे या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो ये हमारा और इसे ये कहलाता है आयनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल में देख लेंगे हम,
NaCl। ठीक है, अब सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, और इधर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड, सॉरी क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ? 2, 8 और 1। ठीक, और इधर इसका क्लोरीन का कितना हुआ? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 2, 8, 7। अब यहाँ पे देखेंगे कि सोडियम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जो आउटर सेल है उसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी? 7 की। और इसे कितने की पड़ेगी? 1 की। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा? अगर सोडियम को अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी और इसे 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। तो इस केस में क्या होगा? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन को दे सकता है, इसकी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट क्लोरीन सोडियम को अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट कर देगा, जिससे क्या होगा? सोडियम पर प्लस चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पे -1 चार्ज आ जाएगा। तो जब सोडियम इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और जब क्लोरीन सोडियम को अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या होगा? इसका आउटर सेल है जो, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑक्टेट पूरा करने का मीन जो उसकी आउटर शेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की। कोवैलेंट बॉन्ड को समझने के लिए हम केसेस देखेंगे। केस फर्स्ट, कोवैलेंट बॉन्ड की पहली डेफिनेशन लिख लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या? कोवैलेंट बॉन्ड ये क्या होता है? टू मेक अ कोवैलेंट बॉन्ड ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ओनली शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए केस फर्स्ट देखेंगे। केस फर्स्ट में हम देखते हैं, पहले देखेंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? मास 12 होता है। मास हम कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 6, और प्रोटॉन कितने हैं? 6, तो टोटल 12 हो गए। ये आपका एटॉमिक मास हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2:4। अब इसकी आउटर सेल में कितने कार्बन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड पड़ेगी? अदर 4 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। ठीक, तो इसके लिए हम केस देखेंगे। केस फर्स्ट देखेंगे। केस फर्स्ट में क्या होगा? ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है,
न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, और ये इसकी एक इनर सेल हो गई और ये आउटर सेल हो गई। तो आउटर सेल पे इसके कितने प्रोटॉन हैं, वो सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, इनर वाली पे कितने हैं, 2 हैं। अब केस 2 देखेंगे। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये इनर हो गई, इनर सेल, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और इस पे एक भी, अभी इसको हम पॉइंटेड कर देते हैं, जब समझाएंगे तब बता देंगे। ये इस पे 4 इलेक्ट्रॉन है। केस फर्स्ट में देखेंगे हम, पहले हम केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट में देखेंगे कि आपको पता होगा न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये है हमारे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इसे क्या करेगा, पुल करेगा, इसको बांध के रखेगा। ठीक, इसको बांध के रखेगा। जब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया, ठीक है, तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करे हुए है, बांध के रखे है। तो इसे लूज करने के, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए क्या लगेगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन ये जब रिलीज हुआ, फिर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, तो ये आउटर सेल इसकी क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। ठीक, इसी प्रकार से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। इसी प्रकार से फोर्थ इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होगा तो फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। फिर ये इस केस में क्या करेगा, न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेंगे तो उस केस में क्या होगा, एटम हमारा जो कार्बन होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, स्टेबल रहने के लिए ये फिनोमिना पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे टोटल जब इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन 6 हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 5 बचे। तो ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉनों की को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, ऐसे ही सीक्वेंस में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे बिल्कुल इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। ये आउटर सेल इसकी बिल्कुल छोटी हो जाएगी, जो इसको अनस्टेबल बनाती है कार्बन को। ठीक, अब हम बात करते हैं केस 2 की। तो जब इस पे ये कार्बन जब अपने सभी इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देगा तो इस पे 4+ चार्ज आ जाएगा। ठीक, ये जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है कार्बन को स्टेबल रहने के लिए। अब केस 2 में हम देखेंगे, केस 2 में क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा अपनी आउटर सेल को, अपनी आउटर सेल के ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कहीं से अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, और प्रोटॉन पे आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी न्यूक्लियस से दूर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब न्यूक्लियस से दूर जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने न्यूक्लियस में, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल 10 है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी न्यूक्लियस से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारा क्या बताएगा कि कंपाउंड को अनस्टेबल कर रहा है।
ठीक, इस केस में क्या होगा, हमारा जो कार्बन एटम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रहेगी। तो ये भी फिनोमिना हमारा कार्बन को स्टेबल रखने के लिए नहीं है। ठीक, अब केस थर्ड में क्या होगा, केस वन में तो ये अगर अपने इलेक्ट्रॉन चारों दे देता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और केस टू में क्या होगा, अगर ये गेन कर लेता है तो इस पर 4 माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों केस ही हमारे राइट नहीं हैं। ठीक, अब केस हम थर्ड की बात करें, केस थर्ड में क्या करेगा, पहले तो आपको डेफिनेशन से ही इंडिकेट हो रहा है कि ओनली कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ना कि लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ना कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जब इस पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे तो इसकी आउटर शेल काफ़ी बड़ी हो जाएगी। आउटर शेल काफ़ी बड़ी होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूर चले जाएंगे। ठीक है, अब केस थ्री में हम क्या देखेंगे, केस थ्री में देखेंगे कि इसे अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन को की शेयरिंग कर लेगा, हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। अब टोटल 4 हाइड्रोजन से इसने जब शेयरिंग की तो ऑलरेडी इसकी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर शेल में ऑलरेडी हैं और ये हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा तो इसकी क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ इसकी आउटर शेल में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही रीज़न है कि कार्बन हमारा क्या करता है, 4 बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक, और जो हमारा कार्बन है वो क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक, एग्जाम्पल में हम देख लेंगे मीथेन CH4, तो कार्बन की वैलेंसी ये 4 होती है। ठीक, अब समझ में आ गया होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट करूँगा, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, टू मेक आयनिक बॉन्ड आइदर नीड ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और आइदर लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर मेकिंग कोवैलेंट बॉन्ड आइदर ओनली नीड ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ बेसिक्स था। अब इसके बाद हम अपने आते हैं टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर ऑफ कार्बन directly attached with the carbon या with the one carbon या कार्बन। हम इसमें देखते हैं कि कितने कार्बन हमारे एक डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बताएं, CH3 अभी समझ में आ जाएगा, CH3 CH2CH CH3 और CH3। अब इसमें देखेंगे कि एक कार्बन से कितने डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड हैं। ठीक है, भाई हमारी क्या होगी, डिग्री ऑफ कार्बन हो जाएगा। इससे देखिए फ्रेंड कितने डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है, इससे एक अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक, अब इससे देखिए कितने अटैच्ड है, 1 2 3 तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। इससे कितने डायरेक्टली अटैच्ड है, 1 तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। अब इससे कितने अटैच्ड है, 1 2 तो ये हमारा 2 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, अब इससे देखें कितने अटैच्ड है तो ये हमारा डायरेक्टली ये 1 डिग्री कार्बन हो गया।
इससे डायरेक्टली कितने अटैच्ड है, एक, तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बन हो गया। इससे हमारा कितने अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है एक, तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बन हो गया। अब देखेंगे इससे कितने अटैच्ड है, 1 2 3 4, तो ये हमारा 4 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक, अब टोटल काउंटिंग कर लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन कोई पूछे आपसे कि इस फार्मूले में या इस स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ डिग्री कार्बन्स कितने हैं, तो इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 हैं। और 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 है। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 है। 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन 1 है। ठीक, अब बात करें अगर इसमें की जाए कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, यानी कितने डिग्री ऑफ हाइड्रोजन है इसमें। ठीक, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे हम देखते हैं कि जिस टाइप का डिग्री ऑफ कार्बन होगा उसी पर देखेंगे कि डायरेक्टली हाइड्रोजन कितने अटैच्ड हैं। ठीक है, अब 1 डिग्री कार्बन पे हम देखेंगे कि कितने हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। तो पहले तो हम काउंट करेंगे कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं। 1 डिग्री कार्बन हमारे कितने हैं, 5 हैं। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, अब वो 1 डिग्री हाइड्रोजन, वो 1 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन देख लीजिए, 3 इस पर हैं, 3 इस पर हैं, 3 इस पर हैं, 3 इस पर हैं, 3 इस पर हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। 5 1 डिग्री कार्बन है, तो ये 15 नंबर ऑफ डिग्री हाइड्रोजन हो गए। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन पे देखेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन पे कितने डायरेक्टली अटैच्ड हैं हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन हमारा एक ही 2 डिग्री कार्बन है, इस पर डायरेक्टली हाइड्रोजन कितने अटैच हैं, 2 अटैच हैं। ठीक, अब 3 डिग्री हाइड्रोजन देखेंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन पे 1 अटैच है। अब 4 डिग्री पे देखेंगे फ्रेंड, 4 डिग्री पे कितने आए डायरेक्टली, बताएं। 4 डिग्री कार्बन पे हमारा कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। ठीक है, तो इस पे 0 कह देंगे कि 4 डिग्री हाइड्रोजन पे हमारा एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई भी कंपाउंड बना लीजिए, हमें सिर्फ डिग्री हाइड्रोजन ही तो देखना है, कुछ ज़्यादा तो देखना नहीं है। ये ऐसे कर लीजिए। अब इस पे बताएं आप कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, या कौन सा कार्बन किस डिग्री का है। तो इसकी बात करें, ये क्या है हमारा 1 डिग्री कार्बन है। इसकी बात करें, ये हमारा क्या है 1 2 3, इस पे कार्बन पे कितने डायरेक्टली अटैच कार्बन है 3, तो ये हमारा हो गया 3 डिग्री कार्बन। इसकी बात करें हम, तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा 4 डिग्री कार्बन हो गया। इसकी बात करें, ये हमारा 1 डिग्री कार्बन हो गया। इसकी बात करें 1 डिग्री कार्बन हो गया। इसकी बात करें 1 डिग्री कार्बन हो गया। इसकी बात करें 2 डिग्री कार्बन हो गया। इसकी बात करें 1 डिग्री कार्बन हो गया। इसकी बात करें 3 डिग्री कार्बन हो गया। तो टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए, काउंट करें 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, जल्दी बताएं। 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन 1 है। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 हैं। 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 है। ठीक, अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो वही फार्मूला देखेंगे कि उस टाइप के डिग्री कार्बन पे, जिस टाइप का डिग्री कार्बन है उस पर हाइड्रोजन कितने अटैच हैं। तो 1 डिग्री कार्बन पे भाई ईच 1 डिग्री कार्बन हैव 3 हाइड्रोजन, तो टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन 6, तो 6 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो 1 डिग्री हाइड्रोजन 18 हो जाएंगे। 2 डिग्री हाइड्रोजन पे 2 हैं। 3 डिग्री हाइड्रोजन पे 2 हैं। 4 डिग्री हाइड्रोजन पे देखेंगे हम, 4 डिग्री हाइड्रोजन पे कोई, वो 4 डिग्री कार्बन पे कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा
0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप समझ ही गए होंगे कि डिग्री ऑफ कार्बन को कैसे कैलकुलेट हम करते हैं और डिग्री ऑफ कार्बन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कार्बन। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा डिग्री ऑफ एल्कोहल। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में प्लस एंटी लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें हम डिग्री ऑफ एल्कोहल की कैसे देखेंगे, उस कार्बन पे डिग्री ऑफ एल्कोहल देखेंगे जिस पे OH अटैच होगा। जिस कार्बन से हमारा OH अटैच होगा तो उस कार्बन पे हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन्स डायरेक्टली अटैच हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देख लेंगे इथाइल एल्कोहल मेथ एथ, ये OH मेथ एथ प्रोप हो गया ये, ठीक। तो ये हमारा हमने डेफिनेशन से देखेंगे कि जिस कार्बन से हमारा OH अटैच होगा उस कार्बन से देखेंगे कि कितने हमारे कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ एल्कोहल कहलाएगा। अब ये है 1 डिग्री कार्बन है। अब 1 डिग्री कार्बन पे हमें देखने हैं कि कितने कार्बन अटैच हैं। तो एक ही तो है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, ठीक। दूसरा कंपाउंड देख लेते हैं हम। बॉन्ड लाइन हमें इजी पड़ता है इसलिए बॉन्ड लाइन में हम कंपाउंड को लिखते हैं। ये इस पे देखेंगे कितने कार्बन अटैच हैं, 1 2, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री कार्बन हो गया और हमारा 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। कोई एक कंपाउंड और देख लीजिए, यूं ये यहाँ पे OH अटैच कर दिया। अब इस पे कितने डायरेक्टली कार्बन अटैच हैं, 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो गया 3 डिग्री कार्बन हो गया और 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। इसके बीच में ही हम बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, शायद आप लोगों को आज तक नहीं पता होगा। आपने कार्बन, प्राइमरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन सभी सुने होंगे मगर सुपर कार्बन नहीं सुना होगा। सुपर प्राइमरी कार्बन, सुपर प्राइमरी कार्बन क्या होता है, जो अदर किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हो। सुपर प्राइमरी कार्बन इज a carbon which does not attached to any other carbon, only in single form, ठीक। एग्जाम्पल देख लीजिए CH4, ये हमारा क्या है, किसी अदर कार्बन से नहीं अटैच है, तो इसे हम सुपर प्राइमरी कार्बन बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फिनॉल। इम्पोर्टेंट पॉइंट में इसे डालेंगे नोट डिग्री ऑफ फिनॉल। स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि हमारा फिनॉल कोई भी किसी टाइप की डिग्री नहीं रखता है। ये हमारा फिनॉल हो गया और इसकी डिग्री ऑफ कार्बन इक्वल टू 0, ये नोट में
लिख लीजिए, क्योंकि जो इस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन किसकी ओर जा रहा है, मूवमेंट टुवार्ड द बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग, ठीक है। तो इसलिए ये कोई भी डिग्री ऑफ कार्बन नहीं रखता है, प्रोफिनॉल कोई भी डिग्री नहीं रखता है। इसके बाद बात करेंगे हम, डिग्री ऑफ एमीन। एमीन पढ़ो, अमाइंस पढ़ो, सब अपना अपना पढ़ते हैं, पता नहीं, जिसको जो भी पढ़ना हो। डेफिनीशन क्या होती है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड और कनेक्टेड विद नाइट्रोजन एटम। इसमें क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन देखते हैं कि कितने अटैच्ड हैं, भाई हमारी डिग्री ऑफ एमीन हो जाएगी। जैसे हमने एक कंपाउंड लिख लिया CH3CH2NH2 में थे इथाइलमाइन हो गया, तो इसमें हम क्या देखेंगे, नाइट्रोजन से अटैच डायरेक्टली कार्बन देखेंगे, इससे एक कार्बन अटैच है तो ये प्राइमरी एमीन हो गया। डिग्री ऑफ इसकी डिग्री क्या हो गई, प्राइमरी एमीन हो गया। और एक कंपाउंड मेथ एथ NHCH3, इस पे देखेंगे कितने कार्बन अटैच हैं डायरेक्टली, एक ये अटैच है और एक ये अटैच है, तो ये सेकेंडरी एमीन हो गया। इसकी डिग्री ऑफ क्या हो गई। अब एक हम कोई देख लेते हैं, ये और ये कुछ भी लगा दीजिए, CH3, इससे देखेंगे कितने, 1 2 3, तो ये टर्शरी एमीन हो गया, ठीक। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ एनिलीन। डिग्री ऑफ एनिलीन में क्या होता है, डायरेक्टली अटैच्ड नाइट्रोजन से हम देखेंगे कितने कार्बन अटैच हैं, तो ये इस एन से हमारा 1 है, तो ये 1 डिग्री एनिलीन हो गया, ठीक। अच्छा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारा, ये 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 अब इस पे आप हमें बताओ कि टोटल डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, ठीक। टोटल डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, और टोटल डिग्री ऑफ कार्बन, और विच टाइप ऑफ डिग्री कार्बन। चलिए इसको छोड़ दीजिए, यही बताइए किस टाइप के इसमें डिग्री कार्बन है, ठीक है, डिग्री कार्बन। चलिए बता ही देता हूँ। एक ये आपका क्या है, इस कार्बन से कितने अटैच हैं, एक ये है, एक ये है, तो ये 2 डिग्री कार्बन। यहाँ पे देखेंगे 2 डिग्री कार्बन, यहाँ पे देखेंगे 2 डिग्री कार्बन, यहाँ पर देखेंगे 2 डिग्री कार्बन, यहाँ पे देखेंगे 2 डिग्री कार्बन, यहाँ पर देखेंगे 2 डिग्री कार्बन, यहाँ पे देखेंगे 2 डिग्री कार्बन, यहाँ पर देखेंगे 2 डिग्री कार्बन। तो टोटल डिग्री आप कार्बन कितने हो गए, वो किस टाइप का है, ये 2 डिग्री कार्बन यहाँ पर हमारे हो गए टोटल 8, और 3 डिग्री कार्बन कितने हो गए, 1 और 2, 3 डिग्री कार्बन कितने हो गए, 2, ठीक। अब हमने आपको बताया था डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, तो इसको बैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा,
सॉरी, ये हमारा 4 डिग्री कार्बन है। ठीक, ये 4 डिग्री कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन, ये भी हमारा 4 डिग्री कार्बन है। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, एक यहाँ पे एच लग जाएगा, एक यहाँ पे एच लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पर 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 लग जाएगा और एक यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे हमारी कार्बन की ऑलरेडी वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, तो यहाँ पे 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 हैं। अब इस पे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। तो टोटल 2 डिग्री ऑफ और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे 4 डिग्री कार्बन पे टोटल कितने हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, टोटल 4 डिग्री कार्बन तो 2 हैं। अब 4 डिग्री कार्बन पे हमें टोटल डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देखने हैं। तो 4 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 0। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा 4 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 0 हैं, और 4 डिग्री ऑफ कार्बन 2 हैं, 2 डिग्री ऑफ कार्बन 8 हैं और 2 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन 8 हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेना है न्यू पेज से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, नंबर ऑफ H2 molecule are required to convert a molecule or double bond into open chain saturated compounds is called degree of unsaturation। स्टूडेंट्स, आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जानते ही होंगे। सैचुरेटेड कंपाउंड, दीज कंपाउंड विच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड विच कंटेन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, इज कॉल्ड अनसैचुरेशन कंपाउंड। अब यही डेफिनेशन आपकी कह रही है कि हमें एक सैचुरेशन कंपाउंड बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, यानी किसी भी कंपाउंड को सैचुरेटेड करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, उसको कन्वर्ट करने के लिए अनसैचुरेशन से सैचुरेशन कंपाउंड में। जैसे कोई कंपाउंड है हमारा CH2, यानी हमें अनसैचुरेशन से सैचुरेशन करना है। अब इसे सैचुरेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो एक इसके लिए H की रिक्वायरमेंट होगी, एक इसके लिए H की रिक्वायरमेंट होगी। तो टोटल H2 कितने हो जाएंगे, H2 1 H2 की रिक्वायरमेंट होगी। ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3। दिस इज सैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसकी DU कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंपाउंड हम कोई ले लेते हैं CH3CH। अब बताइए इसको सैचुरेट करने के लिए कितने H2 की रिक्वायरमेंट होगी, H की। एक पहले इसे तोड़ा तो एक इसके लिए, दूसरा तोड़ा एक इसके लिए, एक इसके लिए,
टोटल कितने, H2, 2H2। तो ये कंपाउंड हमारा बनेगा CH3। CH3 इसकी DU कितनी हो जाएगी, 2H2 की रिक्वायरमेंट हुई तो 2 इसकी DU हो जाएगी। अब नेक्स्ट कंपाउंड हम कोई लेते हैं CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, अब इसे सैचुरेटेड करना है तो इन्हें दो को तोड़ लो। ठीक, ये दो हो गए। अब एक, हाँ यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड। अब एक इसे तोड़ लिया, एक इसे, एक इसे, तो टोटल कितने हो गए, 3H2 हो गए। दो ये एक ये, भाई सीधा सीधा 3 हो गए ना। CH3 CH3। अब नेक्स्ट कोई कंपाउंड है ये CH CH2। ठीक है, ये यहाँ पर एक आएगा ना, मिस्टेक हो जाती है। CH2, तो इसे एक ये तोड़ा, एक ये, ठीक है, दो ये तोड़े, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, दो ये तोड़े, एक ये, एक ये, एक ये, तो टोटल कितने हो गए, दो दो चार और एक 5, 5H2। CH3 CH2 CH2, ये CH2, लास्ट में CH2 और लास्ट में CH3। इसकी DU कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 5 हो जाएगी। अगर अब कोई अगर कंपाउंड साइक्लिक आ जाए तो इफ़ इन केस साइक्लिक कंपाउंड, तब क्या करेंगे हम, इसकी डेफिनेशन तब करेंगे तो तब ये करेंगे कि हाउ मैनी बॉन्ड्स आर cleavaged to form an open chain saturated compound। ठीक है, यानी कितने बॉन्ड्स को तोड़ा जाए उसे ओपन चेन में लाने के लिए, सैचुरेटेड करने के लिए कोई कंपाउंड ये बना लिया हमने। इससे किसी को तोड़ दो, चाहे इसे तोड़ दो, चाहे इसे तोड़ दो, चाहे इसे तोड़ दो। चलो हमने इसे तोड़ा, ठीक, तो ये एक H से एक H से, तो 1H2 की रिक्वायरमेंट होगी, कंपाउंड हमारा ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब हम कोई दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं, इसे हम तोड़ो, किसी को तोड़ दो, इसको तोड़ दो, एक H से एक H से, तो ये 1H2 ये हो जाएगा यूँ। ठीक, इसकी DU कितनी हो जाएगी, 1, इसकी भी DU कितनी हो जाएगी, 1। एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, कोई कंपाउंड, चलो अच्छा आप ही लोग बताओ, इसे बना दूँ OH, यहाँ पे लगा दिया O, और कुछ लगा दूँ, यहाँ पे लगा दिया COH। अब इसका DU बताओ, इसका DU क्या होगा, एक तो साइक्लिक के लिए, एक इसे साइक्लिक कंपाउंड है तो इसे सैचुरेट करने के लिए एक तो इसको तोड़ना पड़ेगा, इसमें से किसी को तोड़ दो, और एक इसे तोड़ना पड़ेगा, एक इसे तोड़ना पड़ेगा और एक इसे तोड़ना पड़ेगा, तो ये टोटल कितने हो गए
1 2 3 4, तो इसकी डी यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगर कैलकुलेशन की जाए, कैलकुलेट ऑफ डी यू इफ मॉलिकुलर फार्मूला, अगर किसी का मॉलिकुलर फार्मूला इज गिवन, अगर किसी का मॉलिकुलर फार्मूला दिया जाए तब क्या होगा? तब इसका फार्मूला होता है डी यू निकालने का C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन टू। चलिए इधर साइड में देख नहीं रहा होगा, सही से लिख दे रहा हूँ। C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन अपॉन 2 वेयर, ये भी लिख लो, पता होना चाहिए। C इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, H इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, N इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब कोई एक एग्जाम्पल में ले लो। सबसे पहले ग्लूकोज लो, C6H12O6, ये इजी पड़ेगा। इसमें निकालो डी यू निकालो। सी लगाओ कितनी है? 6 है, प्लस 1 लगाना ही लगाना है। अब हाइड्रोजन लगाओ कितनी है? 12 हैं, और एक्स कितनी है? 0 हैं, एन कितनी है? 0 हैं, अपॉन में कितने हैं? 2 हैं, तो टोटल 7, और ये 6 = 1, तो इसकी डी यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। कोई कंपाउंड और देख लीजिए, C6H10O, तो ये हमारा 6+1, इसकी डी यू 6+1 माइनस एच कितने हैं? 10 प्लस 0 माइनस 0 2, तो ये 7 माइनस 5 टू 2 सॉरी, डी इक्वल टू 2। इसकी डी यू हमारी आ गई कितनी? 2। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।